नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सौरभ शर्मा। भीड़ की हिंसा या राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों और पीड़ितों के साथ क्या मजहबी भेदभाव हो रहा है, ये सवाल उठा क्योंकि आज संसद में बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने कहा, राजनीतिक हिंसा में मारे गए आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम तो किसी को याद नहीं, अखलाक का नाम सबको याद है। वो क्या हिंदू नाम वाले कार्यकर्ताओं की मौत किसी के लिए कोई मुद्दा नहीं है? इसी पर आज हम करेंगे बात। हमारे साथ होंगे कुछ मेहमान, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको आज संसद में क्या कुछ हुआ और आज क्यों गूंज रहा है ये मुद्दा। ये देश हिंदुस्तान है, इस देश को हिंदुस्तान रखो, बलूचिस्तान मत बनाओ। सामने आई झगड़ा हुआ सीट के लिए, तो उठा करके आप बात ला रहे हो कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। इन 14 नामों को कोई पहचानता भी नहीं है। जैसे ही मैं बोलूंगी पीलू पहलवान या अखलाक, सबको सुनाई देता है। जिस फिलॉसफी को अनुष्ठान करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसको लाने के लिए ये सारी चीजें हो रही। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये आरएसएस और बीजेपी का केवल मुद्दा नहीं है। बलूचिस्तान अगर बनाएंगे सब लोग डूब जाएंगे। हिंदू मुसलमान के झगड़ा को मत बनाओ। देश के अलग अलग हिस्सों में आए दिन सड़कों पर भीड़ के ऐसे हमलों की गूंज जब संसद में सुनाई दी तो हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बनाने के खतरों को लेकर आगाह किया गया। लेकिन आज बीजेपी ने बड़ा सवाल उठाया तो लिंचिस्तान का मामला हिंदू मुस्लिम हो गया। गोरक्षकों के खुलेआम गुंडागर्दी से शुरू हुई भीड़ की इस हिंसा की शक्ल अलग अलग घटनाओं में अलग अलग थी, लेकिन उसके शिकार हुए बेकसूर लोग, उनमें मुसलमान भी शामिल थे और हिंदू भी। लेकिन भीड़ की इस हिंसा की गूंज जब संसद में सुनाई दी तो उसने मजहबी रंग ले लिया। लोकसभा में आज बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने केरल में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या का मामला उठाया। कहा, हिंसा में मुसलमान की मौत पर हंगामा हो जाता है, हिंदू मरता है तो नाम भी याद नहीं रहते। जरा सुनिए मीनाक्षी लेखी का पूरा बयान। कुछ नाम मैं पढ़ने जा रही हूँ। प्रमोद, रामचंद्रन, विनीश, विष्णु, रमित, अनिल कुमार, राधा कृष्णन, विमला, संतोष, निर्मल, रविंद्रनाथ, सुजीत, बिजू, राजेश। ये नाम किसी को समझ आते हैं क्या? लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगी पीलू पहलवान या अखलाक, सबको सुनाई देता है। 14 नाम उन लोगों के हैं जिनको केरल में राजनीतिक हत्या की गई और इन 14 नामों को कोई पहचानता भी नहीं है। जो लोग लगातार इंटॉलरेंस पर भाषण देते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, वो लोकतंत्र के अंदर दूसरी विचारधारा वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। सांसद मीनाक्षी लेखी ने अपने बयान में जिन 2 मुस्लिम नामों का जिक्र किया उनमें अखलाक यूपी के दादरी का रहने वाला था और सितंबर 2015 में बीफ रखने के शक में भीड़ ने उसकी पीट कर हत्या कर दी थी। जबकि पहलू खान को राजस्थान के अलवर में कथित गोरक्षकों ने गो तस्करी के शक में पीट कर मार डाला था। लेकिन प्रतीक के तौर पर ये 2 नाम लेकर मीनाक्षी लेखी ने ये बताने की कोशिश की कि हिंसा में हिंदुओं की मौत पर चर्चा नहीं होती। ऐसे सवाल संसद में हुई बहस से भी उठ रहे हैं। जरा सुनिए कैसे भीड़ की हिंसा पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। हिंदू को मार रहा है और हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान को मार रहा है। ये देश हिंदुस्तान है, इस देश को हिंदुस्तान रखो, बलूचिस्तान मत बनाओ। बलूचिस्तान अगर बनाएंगे सब लोग डूब जाएंगे। क्या केरल में जो मारे जाते हैं वो इंसान नहीं है? क्या वो हिंदू या मुसलमान हो के खाते में नहीं डाले जा सकते? इसीलिए ना ट्रेन में जुनैद को मार दिया। बार बार आ रहा है कि सीट के लिए झगड़ा हुआ था और आप उसको जोड़ रहे हैं कि इस कारण से मार दिया। उसको उठा करके आप बात ला रहे हो कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा है। लेकिन आज बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने तो गंभीर आरोप लगा दिया कि हिंसा में मारे गए लोगों के साथ मजहब के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। इतनी क्रूरता और तालिबानिक स्टाइल के साथ लोगों को मारा गया। लगातार आईसिस में शामिल होने वाले लोग अधिकतर इसी राज्य से आते हैं। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये आरएसएस और बीजेपी का केवल मुद्दा नहीं है। कन्नूर जैसी कुख्यात जगह पर 40 कांग्रेस के वर्करों को मारा गया है। 7
मुस्लिम लीग के वर्कर्स को मारा गया है, 3 एसडीपीआई के वर्कर्स को मारा गया है। रोहित वेमुला की हत्याकांड बनाना चाहते हैं जो कि एक आत्महत्या थी, उन्हीं को मैं आज याद दिलाना चाहती हूं कि वहां पर सबसे अधिक 51 महिलाओं के ऊपर जो है आपराधिक घटनाएं घटी, जिसमें दलित महिलाएं शामिल थी। और जो 14 हत्याओं की मैं बात कर रही हूं, उन 14 में से 4 दलित हैं। ये नहीं चाहते कि दूसरे कोई रामनाथ कोविंद पैदा हो, क्योंकि इनके पॉलिट ब्यूरो में एक भी दलित नहीं है। लेखी के इस बयान के बाद सवाल ये उठता है कि क्या वाकई भीड़ की हिंसा में सिर्फ मुसलमानों के मारे जाने पर ही हंगामा खड़ा होता है? क्या हिंसा में किसी हिंदू की मौत पर सियासत चुप्पी साध लेती है? क्या हिंसा की घटनाओं को लेकर सियासत का मातम या मौन मजहबी है? सवाल है कि मुस्लिम मरे तो मातम और हिंदू मरे तो मौन क्यों? और लिंचिंग के नाम पर मजहब की वजह से फर्क क्यों? सवाल यही है। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ हैं शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रमोद तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, शक्ति सिंह यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारे साथ हैं, और डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी, मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं इस बहस में। प्रमोद तिवारी जी, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। संसद में बहुत तीखी जोरदार बहस हुई आज। मीनाक्षी लेखी का भाषण अभी हमने सुनाया, आपने भी सुना होगा। उन्होंने कुछ नाम लिए, पहलू खान आपको याद होगा, जुनैद खान याद होगा, इससे आपके दिमाग में घंटी बजती है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम है, प्रमोद, रामचंद्रन, अनिल, संतोष। ये जब केरल में मारे गए तो उनको कोई नहीं जानता, ये बेनाम मौत मर गए। मेरा सवाल आपसे यही है, क्या भारत इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि अगर लिंचिंग मुसलमान की होगी तो वो लिंचिंग कहलाएगी और उसको मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बनाने की बात करेंगे, लेकिन अगर आरएसएस के कोई कार्यकर्ता मारे जाएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जाएंगे या कोई और लिंचिंग होगी तो उस पर कोई हाय तौबा नहीं? देखिए, मेरी नजरों में तो एक तो गुनाह करने वाले लोग हैं, वो गुनहगार हैं, और एक जिन पर ये जुल्म होता है वो विक्टिम हैं, पीड़ित हैं। मैं तो उन्हें एक गुनाह करने वाले और पीड़ित के रूप में देखता हूं। जाति और धर्म के नाम पर उनको पुकारना, बांटना, ये तो भारतीय जनता पार्टी, इसके संगठन से जुड़े लोगों का काम है। मैंने इसी पार्लियामेंट में अभी पिछले हफ्ते लिंचिंग पे उठाया था ऊंचाहार का प्रकरण, जिसमें जो 5 मारे गए थे, 5 हिंदू थे। और मैंने यही कहा था कि अगर ये हिंदू हैं तो आप इसे हिंदू या मुसलमान के खांचे में मत बांटो। मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू हो जो विरोध कर रहे थे उस समय। मैंने कहा बस हमारे और आपकी विचारधारा में एक फर्क है कि मैं हिंदू हूं, गांधी वाला हिंदू, जो जान दे देगा, अपना बलिदान कर देगा, लेगा नहीं। आप यानी भाजपा गोडसे वाली हिंदू हो, आप जान लेना जानते हो। ये जो प्रमोद जी आपने जो फर्क समझाया कि गांधी वाले हिंदू और गोडसे वाले हिंदू का, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन अपना उदाहरण दिया। नहीं, आप अपना उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन मैं आपके पार्टी का उदाहरण देता हूं। प्रमोद जी, मैं आपकी पार्टी का उदाहरण देता हूं, मैं आपकी व्यक्तिगत बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पार्टी की बात मैं आपसे करता हूं। पहलू खान का मामला हुआ, अखलाक का मामला हुआ, जुनैद का मामला हुआ, लिंचिंग थी, गलत था, गुनाह था, सबको जेल में जाना चाहिए। लेकिन जब कश्मीर में डीएसपी पंडित को मारा गया, उसको लिंचिंग किसी ने नहीं माना। क्यों नहीं थी वो लिंचिंग? क्योंकि वो कश्मीर के जिहादी अलगाववादी मुसलमानों ने की थी। इसीलिए हमें डीएसपी पंडित की मौत को, जिन्हें कपड़े उतार करके आधा किलोमीटर घसीटा गया, उनको पीट पीट कर मार दिया गया, उस लिंचिंग पर आपकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अल्फाज नहीं बोला गया। जी हां, मैं बोला हूं। मैं अपना उदाहरण देता हूं आपको। मैंने इसको उठाया था पार्लियामेंट के अंदर, मैंने मीडिया के सामने आपसे कहा था। मेरा दुर्भाग्य, मेरी बदनसीबी है कि आप तक आवाज नहीं पहुंची। हम एक चीज कह दें, जिस बेरहमी के साथ उसको मारा गया था, जिन लोगों ने मारा था, वो गुनहगार थे, कातिल थे। एक फर्ज को अंजाम देते हुए व्यक्ति को जिस तरह मारा गया था, उसके लिए भी हमारी आंख से उतने ही आंसू बहेंगे जितना बेगुनाह झारखंड में मारे गए लोगों के लिए बहते हैं। तो फिर आरएसएस के और बीजेपी के कार्यकर्ता और आपकी पार्टी के अपने कार्यकर्ता जो कि सीपीएम के शासन में मारे जा रहे हैं केरल में, उसके लिए आवाज क्यों नहीं? शाहनवाज हुसैन के पास लेकर मैं सवाल लेकर जाना चाहता हूं। शाहनवाज जी, आज आपकी पार्टी ने खूब बचाव किया, आप पर आरोप है आप हिंदुस्तान को लिंचिस्तान बना रहे हैं। आज ये मांग की गई तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद की तरफ से कि आपको मानव सुरक्षा कानून बनाना चाहिए, लिंचिंग के खिलाफ एक कानून की मांग हो रही है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बात उठे?
देखिए, बहुत बड़ी बात है क्योंकि कुछ लोग इस पार्लियामेंट में रहकर भी इस देश को बदनाम करना चाहते हैं। 125 करोड़ का देश है, तो बड़ी बड़ी कौमें एक साथ मिलकर रहती हैं, बहुत बहुत मोहब्बत की बड़ी दास्तान है। लेकिन एक घटना हो जाए तो पूरे हिंदुस्तान का नाम बदल के लिंचिस्तान कर देना चाहिए। ऐसे लोग हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये क्या बात है? क्या हमारा भारत ऐसा है जहाँ लिंचिस्तान कहा जाए इसको? ये क्या भारत का अपमान नहीं कर रहे? घटनाएं होंगी, जो घटना हुई है उसकी हम सब निंदा करते हैं। हमारी पार्टी ने निंदा किया, हमारे प्रधानमंत्री ने निंदा किया जी, और इसके खिलाफ एक नहीं अनेक आवाज हम लोगों ने उठाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हिंदू मरे या मुसलमान मरे, एक भारत माता का सपूत मरता है, एक भारत मातृवत का बेटा मरता है। शाहनवाज साहब, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है शायद माइक में, उसको हम अभी दुरुस्त कराते हैं बहुत जल्द, फिर मैं आपकी बात पूरी सुनूंगा। हम रहमानी साहब के पास जाना चाहेंगे। डॉक्टर रहमानी, आज पार्लियामेंट में जो बहस हुई है उसमें हर किसी ने अपना अपना हित देखा, यह बात तो साफ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको इस बात में कोई हकीकत मालूम नहीं पड़ती कि नॉट इन माई नेम ऐसा कोई कैंपेन किसी और लिंचिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है? लिंचिंग शब्द भी पिछले 4-6 महीने से ही चलन में ज्यादा आया, इससे पहले लोग इसके बारे में सुनते भी नहीं थे। मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, क्या वाकई हमारे देश में यह वक्त आ गया है कि हम अगर कोई मुसलमान मरेगा तो हम लिंचिंग करेंगे, किसी और मजहब का होगा तो हम उसे केवल एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कहेंगे, उसे केवल एक क्राइम कहेंगे, गुनाह कहेंगे? क्यों है यह फर्क? देखिए, पार्लियामेंट में मॉब लिंचिंग से मुताल्लिक बहस कल से चल रही है और आज मीनाक्षी लेखी जी ने उसको जो टर्न दिया है, बदकिस्मती से ये टर्न कल से किसी ने नहीं दिया था। आज उनके बयान से ये बात वाज़ेह हुई कि लोगों को ये लगा कि हिंदुओं की लिंचिंग की बात नहीं उठाई जा रही है, मुसलमानों की लिंचिंग की बात उठाए। ये उनका एकतरफा स्टेटमेंट है और उसको फ्यूट किया जा सकता है। उनका बयान बिल्कुल हकायक पर मबनी नहीं है, सच्चाइयों पे मबनी नहीं है, चूँकि जो उन्होंने खुद भी इसका एतराफ़ किया कि जिन 14 लोगों के नाम उन्होंने केरल के लिए, सिर्फ एक रियासत केरल के लिए, वहां से वो तमाम पॉलिटिकल मर्डर्स है और ये लफ्ज़ उन्होंने खुद इस्तेमाल किया है। मैं मानता हूं कि पॉलिटिकल मर्डर्स को और मॉब लिंचिंग को इक्वेट नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल मर्डर्स की एक पूरी एक तारीख है, बदकिस्मती है हमारा पॉलिटिकल वर्कर की अगर 8 लोग 10 लोग मिलकर एक आदमी को जान से सड़क पर मार दे, लाठी डंडों से, तलवार से उसका गला काट, 8-10 लोग का बात नहीं है। वहां पर जो 14 लोगों के नाम लिंचिंग क्या होती है, में जो कत्ल हो रहे हैं, यही तो सवाल है सर। लिंचिंग तो लिंचिंग होती है ना, नहीं हो रही है। लिंचिंग होती है, चाहे अखलाक को, चाहे एक मजबूर आदमी को, चाहे दादरी के अखलाक को गांव के लोगों ने लिंच किया मतलब घेर कर मारपीट कर उनकी जान ले ली, चाहे आरएसएस के कार्यकर्ता के साथ केरल में हुआ, उसे आप डॉक्टर साहब, डॉक्टर बन रहा है मुल्क में एक नफरत की जो खेती की जा रही है, उस पर मैं इस नफरत की खेती के खिलाफ ही आपसे आवाज बुलंद करने के लिए कह रहा हूं सर। हम इसको दे रहे हैं, लिंचिंग है, लिंचिंग है। वही मानता हूं, आप पॉलिटिकल किलिंग को और सड़क पर चलते आदमी को 8 लोग मार देंगे, इनको फर्क से अलग नहीं कर सकते। मतलब यह है कि एक आदमी की जान 8 लोगों ने मिलकर ले ली, फिर वो कश्मीर में हुआ कि केरल में कि उत्तर प्रदेश में कि राजस्थान में, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाह रहा हूं। आरजेडी के सदस्य भी हमारे साथ हैं, शक्ति सिंह यादव जी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल मर्डर्स को लिंचिंग से अलग रखिए। क्यों रखें? हुजूम के क्यों रखें और पॉलिटिकल मर्डर को अलग रखिए? अगर आप ये कहते हैं, अब आप मेरी बात सुन लीजिए और उसके बाद मैं चाहूंगा प्रमोद तिवारी जवाब दें। नहीं डॉक्टर तस्लीम, क्यों रखें, अलग क्यों करें? अगर आप ये कहते हैं कि एक आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर लोगों ने, सुन लीजिए मेरी बात, एक आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर लोगों ने अखलाक को मारा, उसी आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर लोगों ने जुनैद को मारा, तो एक आइडियोलॉजी से प्रेरित आदमी अगर आरएसएस के आदमी को मार रहा है तो इसमें फर्क कहां है? इसमें क्या फर्क है? देखिए, एक बात तो अगर अपनी विचारधारा के लिए एक आदमी दूसरे की जान ले रहा है तो वो गलत है। कत्ल है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों जो कत्ल हैं, एक मॉब लिंचिंग का और एक पॉलिटिकल मर्डर का, उन दोनों में अंतर यह है कि पॉलिटिकल मर्डर चुपचाप एक कोने में कोई एक जालिम आदमी जाके एक आदमी को अपनी आइडियोलॉजी के खिलाफ कत्ल कर देता है और चुपचाप निकल जाता है। मॉब लिंचिंग में 200-500 आदमी एक आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर एक किसी तनहा आदमी को पकड़ के उसे पीटते हैं, पब्लिक डोमेन में पीटते हैं, फुल पब्लिक व्यू में पीटते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं, सारे वीडियो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डालते हैं और उसे प्रेरित करते हैं दूसरे लोगों को कि वो भी कत्ल करें। बात पूरी नहीं हुई थी शाहनवाज हुसैन की। शाहनवाज हुसैन,
शाहनवाज जी, तो ये दोनों में फर्क है जी। मैं आपके फर्क पर सवाल पूछ रहा हूं। डॉक्टर तस्लीम कह रहे हैं कि अगर एक मॉब घेरकर एक आदमी को मारे, फिर आप कहते हैं कि वो गौरक्षक थे, वो एक आइडियोलॉजी के थे, तो वो है लिंचिंग। लेकिन अगर कोई सीपीएम का से प्रेरित आदमी, उस विचारधारा से प्रेरित आदमी या आपकी पार्टी का कोई प्रेरित आदमी दूसरे आदमी को मार दे, वो पॉलिटिकल किलिंग है, वो लिंचिंग नहीं है। दोनों में फर्क बता रहे हैं। देखिए, मेरी आवाज आपको अब आ रही है? जी, आप ठीक है। मैं बोलना शुरू करूं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह की डिबेट हो रही है पार्लियामेंट में, जिस तरह की बात की गई, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के संविधान की कसम खाकर लोग पार्लियामेंट में आने वाले लोग ये कह रहे हैं नाम बदल कर हिंदुस्तान का लिंचिस्तान कर दिया जाए। क्या मुल्क इस दौर में पहुंच गया है? ये बात सही है कि जो भी घटना हुई कहीं भी, चाहे वो ट्रेन में हुई या वो केरल में हुई, हम सबकी मजम्मत करते हैं, सबकी निंदा करते हैं। वो हिंदू और मुसलमान नहीं मरे हैं, वो भारत के मादरे वतन के सपूत मरे हैं, हमारा नागरिक मरा है। उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन कोई भी विचारधारा के नाम पर मार दे। हमारे प्रधानमंत्री ने, हम लोगों ने हर इस तरह की हत्या की मजम्मत की है, हर इसकी निंदा की है, इस पर सख्ती से इसको रोकने का काम किया है। और जहां हमारी सरकार रही है, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। आपने जमानतें दे दी आपकी सरकारों ने। जी जुनैद की हत्या के आरोपी अगर बेल मिली है उसका जिक्र कर रहे हैं वो शाहनवाज हुसैन। तस्लीम साहब, मैंने आपकी बात सुनी है, आप मेरी बात सुन लें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी पूरे दुनिया के लिए हिंदुस्तान जैसा मुल्क नहीं है। दो कौमें, हिंदू और मुसलमान जितना मिलकर रहती हैं, दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन कुछ घटनाओं से आप इसको पूरा लिंचिस्तान कह दीजिए, इस पे मुझे बहुत एतराज़ है। आज भी मैं कह सकता हूँ भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त और पड़ोसी नहीं मिल सकता, जो हम मिलकर एक साथ रहते हैं। एक आध घटना हो सकती है, जो एक घटना या चार घटना जिसको आप रट सकते हैं जी। हमारे पास 14 की लिस्ट है, 10 नाम और हैं। मीनाक्षी लेखी ने कहा, उनका नाम आपको याद है कि नहीं? तो 4 घटनाएं हो जाए, 10 घटनाएं हो जाए, 125 करोड़ के देश में क्या हिंदुस्तान को और विचारधारा के नाम पर सही में ये भी केरल में भी हत्या हो जाती है। एक ब्रेक के बाद इसका जवाब देंगे प्रमोद तिवारी। 125 करोड़ के देश में 10 घटनाएं, 20 घटनाएं 30 राज्यों में अगर कहीं ना कहीं होती हैं, तो क्या इसके लिए आप पूरे देश को एक रंग से पोत देंगे? पूरे देश को बदनाम करने के लिए भारत को लिंचिस्तान न बनाओ, ये आवाज भारत की संसद के अंदर उठेगी? क्या वाकई यही है आज के हिंदुस्तान की हकीकत? हमारी बातचीत जारी रहेगी। एक देश की संसद में आज आवाज उठी कि गौ हत्या के नाम, गौ रक्षा के नाम पर अगर किसी की हत्या की जाती है तो वो लिंचिंग है, वो मॉब लिंचिंग है। लेकिन बीजेपी ने कहा कि केरल में जो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं तालिबानी तरीके से, उस पर कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? इसी पर हमारे साथ मेहमान बने हुए प्रमोद जी। बीजेपी की तरफ से ये बात लगातार कही, अभी शाहनवाज जी ने भी कही, प्रधानमंत्री दो बार सार्वजनिक मंचों से बड़े मुखर स्वर में कह चुके हैं कि गौ हत्या के नाम, गौ रक्षा के नाम पर किसी किस्म की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये गांधी की धरती है और उन्होंने गुजरात से बात कही थी। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, क्यों आप इसमें केंद्र सरकार का रोल देखते हैं? क्यों बीजेपी का रोल देखते हैं? आपकी पार्टी की भी सरकारें हैं और भी पार्टियों की सरकारें हैं। मैं बहुत सीधी सी बात आपसे कहना चाहता हूं, ये जितनी घटनाएं हो रही हैं सब बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हैं, और ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, प्रधानमंत्री देश के जिनके पास तमाम स्रोत हैं, तमाम इंटेलिजेंस है, वो कहते हैं कि ये फर्जी गौरक्षक दिन में तो ये करते हैं, रात में क्या करते हैं मैं जानता हूं, इनको रुकना चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, ये जो आग लगी है ये लगाई किसने है? मैं सीधा साधा इल्जाम लगाता हूं, आपने लगाई है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाई है। याद करिए, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप गए थे तो कब्रिस्तान और शमशान पे देश को बांटने का बयान आपने दिया था। आप ही ने होली और ईद पर बिजली लेके बांटने का बयान दिया था। आप ही ने कसाब की तुलना की थी, कसाब से तुलना की थी विरोधी दलों की। तो जब कांटे बोगे बबूल, कह रहा हूं कि ये प्रमोद जी, हमने बराबरी की बात की थी, प्रधानमंत्री जी ने बांटने की बात नहीं की थी। प्रधानमंत्री जी का बयान देखिए। बहुत शरीफ आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है। मैं कह रहा हूं, करूंगा मेरी बात, मुझे जवाब देने दीजिए। मेरी बात तो सुन लीजिए।
नहीं, अभी मुझे देने दीजिए, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। जब प्रधानमंत्री कब्रिस्तान शमशान पे बांटेंगे, जब प्रधानमंत्री होली ईद पर बांटेंगे, जब आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कसाब से पुकारेगा तो नीचे के कार्यकर्ता लिंचिंग नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? चलिए ठीक है, ये आपका आरोप जरूर हो सकता है। और शहनवाज हुसैन, ये बात ठीक है कि प्रधानमंत्री ने अपने स्तर से इन बातों को जरूर उठाया और ये कहा कि इनकी निंदा होनी चाहिए और ऐसे लोग केवल गुंडागर्दी के तत्व हैं। लेकिन जब ये घटनाएं हुई तो जिस किस्म की निंदा होनी चाहिए थी आपकी तरफ से नहीं हुई, ये आरोप बार बार लगे। मैं आपसे कह दूं, प्रधानमंत्री जी ने बराबरी की बात कही थी। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा बिजली हम तो ये उम्मीद करते हैं आपसे, हम तो आप सबसे ये उम्मीद करते हैं इस किस्म की किसी भी वारदात को, चाहे केरल में हो चाहे राजस्थान में हो, उसको आप एक चश्मे से देखें, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे सीपीएम हो। हत्या है और लिंचिंग है, इसको आप मजहब का रंग न दें। अब मुझे एक ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद अगले मुद्दे पर हम बात करेंगे। आप लोग से मेरा निवेदन है, आप लोग प्लीज सुने। अगला मुद्दा जो है वो शाहनवाज जी, आप पर उसको जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्या बीजेपी विरोधियों को डरा रही है? क्या बीजेपी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके भारत को विपक्ष मुक्त कर देना चाहती है? और शक्ति सिंह यादव जो कि आरजेडी से हैं और बिहार से हैं, लगातार हो सकता है उनके पास इस बात पर कहने के लिए बहुत कुछ हो। उनकी बात सुनेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस दूसरी बड़ी बहस पर, बीजेपी की रेड की राजनीति। बीजेपी पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो अपने विरोधियों को डरा धमकाकर या लालच देकर उनके नेताओं को अपने पाले में करना चाहती है, विपक्ष को ध्वस्त करना चाहती है। बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तो तेजस्वी यादव ने यही आरोप लगाया। यूपी में समाजवादी पार्टी के बसपा के एमएलसी टूटे, अखिलेश यादव ने यही बात कही। गुजरात में 3 विधायकों ने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस ने अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक बीजेपी को ही घेरा। और आज जब कर्नाटक में ऊर्जा मंत्री और कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार के ठिकानों पर छापा पड़ा तो बैंगलोर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस ने यही कहा कि बीजेपी डरा रही है, धमका रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज संसद में दोनों सदनों में कैसे बीजेपी पर आरोप लगे और क्या जवाब दिया गया। जो ईगल रिसोर्ट में एमएलए थे, 42 एमएलए, उन एमएलए के डरा के, धमका के, टेरराइज करके वहां पर ईडी के लोगों को वहां पर भेजा है और उन पर करके भेजा है। यस, भेजा है। किसी रिजॉर्ट पे या किसी गुजरात के एमएलए पे कोई सर्च टैक्स डिपार्टमेंट की नहीं हुई, उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। पैसे बांटने का आरोप आपकी पार्टी पर है, हमारी पार्टी पर कोई आरोप बांटने नहीं है, वो तो आप बांट रहे हैं। जो आपकी पार्टी के लोग पैसे बांट रहे हैं उन पे रेड करो। ये जो 15 करोड़ ऑफर कर रहे हैं उन पे रेड, उनके घर पे रेड करो, न कि उनके घर। ये रेड 39 अन्य स्थानों पर चल रही है। इसको गुजरात के किसी चुनाव के साथ मत जोड़िए, इसको केवल आर्थिक अपराध के साथ जोड़िए। मेहमान हमारे साथ बने हुए शाहनवाज हुसैन, प्रमोद तिवारी जी, डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी और शक्ति सिंह यादव जी। शाहनवाज साहब, बड़ी मुसीबत का वक्त है आपके लिए। बड़ा इत्तेफाक है ये कि आपके आयकर विभाग को आज ही का दिन मिला, बेंगलोर का शहर मिला और बेंगलोर शहर का वही रिजॉर्ट मिला जिसमें कांग्रेस ने अपने विधायकों को छिपाकर रखा हुआ, महफूज आपसे दूर, और वो मंत्री महोदय उनके मेहमान नवाज हैं, उनकी खातिरदारी कर रहे हैं और वो रिजॉर्ट के अंदर ही पकड़े जाते हैं। कमाल का इत्तेफाक है। देखिए, न तो रिजॉर्ट पर रेड हुआ, न विधायकों को डराया धमकाया गया। मंत्री जी अमीर आदमी हैं, उनके यहाँ जांच हो रही है, मंत्री जी वहीं थे, उनको लेने के लिए आईटी के लोग गए थे। इतने जो पैसे निकले हैं वो दिल्ली में निकले हैं, वहाँ नहीं निकले हैं। वो पहले से उनकी जांच चल रही थी। शाहनवाज साहब, तो रेड 1 महीना पहले भी हो सकती थी, रेड 1 महीना बाद भी हो सकती थी। जब 8 अगस्त को राज्यसभा का चुनाव होना है गुजरात में और आप नहीं चाहते कि वो एक सीट कांग्रेस को मिल जाए बस किसी तरीके से, अहमद पटेल जीत ना जाए, आपको आज वही रेड करनी पड़ी। बाढ़ के पानी, क्या कहा जाए कि कांग्रेस के कुछ विधायक बहुत बाढ़ आ गई है इसलिए बेंगलोर में आराम कर रहे हैं, इसलिए रेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा उनको मौज मस्ती करने दीजिए, वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। कोई भी उस रिजॉर्ट पर नहीं गया। लेकिन अगर आप जो लोग उनको ठहराने वाले उनकी जांच चल रही है
तो विधायकों के आराम यही संदेश आपने दिया ना कि जो आदमी कांग्रेस के विधायकों को रखेगा, संरक्षण देगा, चाहे वो कर्नाटक राज्य क्यों ना हो, कांग्रेस की सरकार है, तो हम बता देंगे कि हम दिल्ली की सरकार है। करेगा, आपने दिल्ली की सरकार होने का गुमान उनको बता दिया होगी। अच्छा, और लालू यादव, अब मैं जा रहा हूँ प्रमोद जी, इस तरह आप दीजिएगा, ऊर्जा मंत्री है जी, एक मिनट शाहनवाज साहब, यही बात नहीं है, यही बात नहीं है। आपने बिहार में सत्ता परिवर्तन करा लिया, जैसे भी बात सही है। एक सेकंड शाहनवाज साहब, मैं इसमें शक्ति यादव जी को लाना चाहता हूं। एक मिनट शाहनवाज साहब, आप तो बहुत ज़हीन आदमी हैं, बात केवल आज जो हुआ उसकी नहीं है। अचानक से लालू यादव के खिलाफ 12 ठिकानों पर पहले रेड शुरू होती है। मैं गलत या सही की बात नहीं कह रहा हूं, ठीक हो सकती है। ईडी की रेड होती है, आयकर विभाग की रेड होती है, उनके ठिकानों पर, फार्म हाउसेस पर जाकर के कागज खंगाले जाते हैं, डिप्टी सीएम के घर पर जाकर के रेड की जाती है, और कांग्रेस और सीबीआई के कारिंदे वहां पर पहुंच जाते हैं, और आनन फानन में 15 दिन के अंदर सत्ता बदल जाती है। मुझे बताइए आप, शक्ति सिंह यादव, बीजेपी तो कहेगी, सरकार तो यही कहेगी कि कानून ने अपना काम किया, लेकिन क्या बीजेपी ने किसी किस्म का डंडा इस्तेमाल किया या बाह मरोड़ने की कोशिश की विरोधियों की? सौरभ जी, मैंने पहले भी कहा है, लालू प्रसाद जी ने जो राजनीतिक एकता और सभी लाइक माइंडेड पार्टियों का उन्होंने जिम्मा उठाया, तो सबसे पहले लालू प्रसाद जी टारगेट हुए। उभरता हुआ चेहरा बिहार का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, जिन चेहरों से कई लोगों को डर सताने लगा, तो उसमें कंस्पिरेसी के भी शिकार हुए। इसलिए लगातार हमने कहा कि पॉलिटिकल वेंडेटा, इसलिए कहा कि इन देश के अंदर में जो आज राजनीतिक भ्रष्टाचार जिस सर चढ़ करके बोल रहा है, और पूरे विरोधियों को ये चाहते हैं कि हम एन किन प्रकारेण इनको हम साध लें। लेकिन हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से, इस देश में जब जब हम लोगों ने कोई सवाल खड़ा किया, शक्ति सिंह जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए। ये आरोप लगाना तो ठीक है, आपके पॉलिटिकल विरोधी आप कहेंगे कि वो अपनी ताकत का भेजा इस्तेमाल करते हैं। एक सेकंड, मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए, इस बात का जवाब दीजिए कि अगर रेलवे के होटल के टेंडर गलत तरीके से दिए गए और वो आरोप आपके युवा नेता के ऊपर लगे, शक्ति सिंह जी, अगर वो आपके ऊपर लगे, विधिवत लगे, कानूनन लगे, अब बाकी जितने मामले चल रहे हैं वो चल रहे हैं, तो इसमें आपके पास क्या तथ्य है ये कहने के लिए? मैं आपसे तथ्य पूछ रहा हूं, आपके पास क्या तथ्य है कहने के लिए कि ये विक्टिमाइज करने के लिए, आपको जबरदस्ती दबाने के लिए, आपके राजनीतिक विरोध को कुचलने के लिए किया गया? ये आप कैसे कह सकते हैं? काम एजेंसी कर रही है और मामला अदालत में आखिरकार जाएगा। यस यस यस, ठीक कहा आपने। हम आपको जवाब दे देता हूं। ये मामला तत्कालीन रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे, और जिस निगम की बात कही जा रही थी उस निगम में कोई मंत्री का रोल नहीं। वो घटना 2005 की है। 2014 में वो कोई शेयर ट्रांसफर करता है तेजस्वी जी को। ये मामला 2017 में उठता है जी, और ये मामला रेलवे को उठाना चाहिए था। ये सवाल आईटी को खड़ा करना चाहिए था। ये डायरेक्ट सीबीआई एफआईआर करती है। एफआईआर कर करके आप किसी पॉलिटिकल फैमिली के, किसी पॉलिटिकल लोगों को आप उसकी करियर बर्बाद करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है। राजनीतिक साजिश के तहत आपकी पार्टी का, यानी बीजेपी के विरोधियों को पॉलिटिकल तौर पर, राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश है। अब प्रमोद तिवारी साहब, अब मैं वापस आता हूं आज की घटना पर। आज की घटना जो कर्नाटक में हुई है, इनसे टाइमिंग पर तो सवाल पूछे जा सकते हैं, हमने पूछे बीजेपी से, शाहनवाज जी से, लेकिन आपके कर्नाटक के मंत्री के पास से जो 9 करोड़ नकद बरामद हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूं सारी बातें। गुजरात में वहां का एसपी जो जमानत पर है, जिसे सेवा विस्तार दिया गया है, वो हमारे एमएलए को बुलाता है, कहता है आप बात करिए अमित शाह जी से, भाजपा में आ जाइए, छोड़ दीजिए। जब इस तरह की घटनाएं होने लगी तो ये एमएलए कर्नाटक चले गए जहां भाजपा की सरकार नहीं है, और वहां पर एक रिजॉर्ट जिसमें सिर्फ, मैं स्पष्ट कर दूं, उस रिजॉर्ट में सिर्फ कांग्रेस के 42 एमएलए हैं और कोई नहीं है। आप वहां पहुंच जाते हो, आप भारत के संविधान की हत्या करते हो। ये तो आपको भी सौरभ जी बड़ी स्पष्ट बात होगी कि आप स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर। इनकम टैक्स के लोग अगर जाएंगे तो वहां की पुलिस लेंगे, पुलिस की मदद लेंगे। आप सीआरपीएफ, जो भारत सरकार की पैरामिलिट्री फोर्स है,
जो संविधान के तहत किसी दूसरे राज्य में बिना उस राज्य की अनुमति की नहीं जा सकती, उसको लेकर आप गए हैं। आपका मुद्दा बिल्कुल ठीक है। ये सवाल का जवाब शाहनवाज हुसैन देंगे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मुद्दा है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ प्रमोद जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं एक चीज कह दूं आपसे, एक चीज कह दूं, उसको बात खत्म करिए। उसके पहले बंगलौर जाने के पहले क्या कभी व्यापम घोटाले के लिए मध्य प्रदेश भी कोशिश की आपने? चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ में चावल घोटाला, सारे आरोप आपके ठीक हो सकते हैं। मेरा सवाल का जवाब आप दे दीजिए। आप बीजेपी पर, प्रमोद तिवारी जी, आप बीजेपी पर यह आरोप लगा लीजिए, यह आरोप लगा लीजिए कि गुजरात में चुनाव जीतने के लिए आपके एमएलए को डरा धमका रहे हैं। प्रमोद तिवारी जी प्लीज जवाब सुनिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। अब आप राजनीतिक बात कह रहे हैं, बहुत ज्यादा बात सुनिए प्रमोद तिवारी। मैं मान लेता हूं, मैं एक बार की आपकी बात पर यकीन कर लेता हूं, आपकी बात पे एक बार की यकीन कर लेता हूं कि बीजेपी अहमद पटेल चुनाव न जीते इसके लिए कुछ भी कर रही है, और आपके कर्नाटक में बंद एमएलए को डराने धमकाने के लिए आज इनकम टैक्स की रेड करा दी, वहां सीआरपीएफ को ले गए, मैंने मान लिया। लेकिन आप ये तो बताइए कि उस मंत्री के पास जो 9 करोड़ रुपए निकले हैं, वो 9 करोड़ रुपए कहां से आए होंगे? और अगर किसी आदमी के पास आज की तारीख में, एक सेकंड, हिंदुस्तान में डीमोनेटाइजेशन के बाद अगर किसी के पास 9 करोड़ रुपया कैश है, तो क्या आप उस कार्रवाई को उसके खिलाफ गलत कह सकते हैं? जी हाँ, मैं कह सकता हूं। कैसे? ये सुनिएगा, बीच में बोलिएगा नहीं, 2 मिनट। जिस आदमी के घर से 9 करोड़ निकलने की बात कर रहे हैं, कभी पूछा है कि उस इनकम टैक्स रिटर्न कितने पे देता है? 250 करोड़। अरबों रुपए पे जो रिटर्न देता हो, उसके यहाँ 9 करोड़ अगर मिल जाए तो कौन सा आसमान फट पड़ा जो इतना बड़ा व्यापार करता है? अच्छा, फिर आप ये बताओ, वो क्लेम करेगा, वो तो ऐसा तो नहीं है कि कोई साधारण एमएलए या वो है, उसका इतना बड़ा रिजल्ट है, उसके दुनिया भर में तमाम शाहनवाज हुसैन आप जवाब देने के स्वतंत्र हैं। अगर मिल गया तो कौन सा ताजुब हो गया? अरे मैं ये क्या जवाब देंगे? मैं अगर आप इनका नार्को टेस्ट करा लो तो ये वही बात कहेंगे जो मैंने कहा है। क्या 9 करोड़ रुपया को एक मामूली राशि प्रमोद जी बता रहे हैं, और ये भी जान लीजिए कि बहुत बड़ी है, लेकिन कुमार के लिए 250 करोड़ रुपए आप ये जान लीजिए कि आज उनकी जो है, उनकी पिछले 5 सालों में 750 गुना प्रॉपर्टी बढ़ी है। जो बिजली मंत्री इनके हैं, जब वो सरकार में है, तो जांच एक जगह नहीं हो रही, 49 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। और दिक्कत यह है, आप कहते हैं कि हम आपके एमएलए को तोड़ रहे हैं, आप अपने एमएलए को रख नहीं पा रहे हैं। आप यूपी में बहुगुना जी की बेटी और बेटे को नहीं संभाल पाए, अब कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस से मोह भंग हो रहा है जी, तो क्या बीजेपी कंपेन करेगी? शाहनवाज हुसैन, लेकिन शाहनवाज हुसैन ये बताइए ना, वो शाहनवाज हुसैन, रीता बहुगुना जोशी आपकी पार्टी में आ जाती हैं, विजय बहुगुना आपकी पार्टी में आ जाते हैं, इनको जब कांग्रेस में रहे तो आपने कोसा था। एक सेकंड, शाहनवाज जी, गुजरात में 6 मंत्री, 6 एमएलए 2 दिन के अंदर। शाहनवाज जी सुनिए, मेरा जो आरोप था आप पर वो कायम है अभी भी। आपकी पार्टी विपक्ष को सहन नहीं करना चाहती, आपकी पार्टी किसी भी कीमत पर कोई विरोधी दल खड़ा रहे अपने पैरों पर, अब वो नहीं चाहती है। इसके कितने उदाहरण हैं? लालू यादव, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, बेंगलोर में डीके शिव कुमार, गुजरात में राज्यसभा के चुनाव में एमएलए का आपकी तरफ आना, वीरभद्र सिंह पर कार्रवाई, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम पर कार्रवाई। मुझे बताइए ये सब क्या है? आपको सौरभ जी, आप लिए सवाल क्यों नहीं पूछा? सौरभ जी, आपने सवाल किया, अब आपने सवाल किया, अब मुझे जो है शहनवाज भाई बताएं, मुझे अब जवाब देने दीजिए, मुझे अब जवाब देने दीजिए। मैं जवाब दें, उसके बाद तस्लीम, डॉक्टर तस्लीम। सौरभ जी, आपके सवालों को भी पुनः मैं आपको कह दूं कि आज कांग्रेस पार्टी लीडरलेस पार्टी है। जब उस जहाज के कैप्टन पर ही भरोसा नहीं है, बैठे हुए लोगों का विचारधारा पर भरोसा नहीं है, अगर ये जनता में चुनाव हार रहे हैं, लोग इनमें साथ नहीं आ रहे हैं, प्रमोद तिवारी जी की जगह शीला दीक्षित जी को जाके नेता बना दिया राहुल गांधी जी ने यूपी में, डॉक्टर तस्लीम, लोगों को तो लग ही रहा है ना कि डॉक्टर तस्लीम नेता है, न नेतृत्व है, न नीति। डॉक्टर तस्लीम जवाब दें। डॉक्टर तस्लीम, क्या बीजेपी इस वक्त विपक्ष मुक्त भारत चाहती है?
कोई अपनी कोई दूसरी पार्टी में आ रहे हैं, हम चाहते हैं विपक्ष रहे, कर रही है, क्या करेंगे? प्रमोद जी मैं आता हूं आपके पास, डॉक्टर तस्लीम बहुत देर से चुप हैं इसलिए उनके पास हम इनके लिए वोट मांगेंगे कि भाइयों बहनों थोड़ा कांग्रेस शाहनवाज साहब आप जवाब सुनिए, आप सुन लीजिए आगे प्लीज। आपको मेहनत करना है, आपको अपने वर्कर आप सुनिए, डॉक्टर तस्लीम अपनी बात कहेंगे, शाहनवाज साहब आप बातियों को सुनिए। तो देश को क्या संभालेंगे अगर आपका विधायकों को आपको पकड़ के रखना पड़ता है? आपके बहुत कमजोर नस है, इसमें बहुत आरोप लग सकते हैं आपके ऊपर। देश क्या संभालेंगे, प्रदेश क्या संभालेंगे? जी जी आप सुन लीजिए। करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स का बकाया है उनपे, और लखनऊ की सारी बड़ी से बड़ी जमीनों पे कब्जा करके गैर कानूनी तामीरात किए हुए हैं, और कल वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए कि उनको इनकम टैक्स के और दूसरे ईडी के नोटिस ना आए। आप किन की बात कर रहे हैं? आप डॉक्टर तस्लीम किन की बात कर रहे हैं? जो चोर हैं, जो बदमाश हैं, जो कातिल हैं, सरकार का पैसा बचाने वाले हैं, उनको जेल जाना चाहिए। लेकिन अगर वो जेल न जा सके तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उनके खिलाफ, आपने एक बार भी कहा था कि इतना टैक्स बाकी है। चलिए आज बीजेपी में आ गए तो आप डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी ने कहा आज की तारीख में पॉलिटिकल विरोधी या तो जेल जाएगा, बचना है तो बीजेपी में जाएगा। प्रमोद तिवारी इसी डर से क्या आपके विधायक गुजरात में शामिल हुए बीजेपी में? एक सेकंड प्लीज, डॉक्टर प्रमोद तिवारी जवाब देंगे। प्रमोद तिवारी आपके विधायक गुजरात के किसी डर से, भय से शामिल हुए, किसी लालच से शामिल हुए, या जो शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं आपकी अपनी लीडरशिप की नाकामी की वजह से जो अपनी पार्टी में उभरते किसी भी विरोध के स्वर को बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसको सुलझा नहीं सकते? मैं एक बात जवाब दे रहा हूं तो मैं चाहता हूं 2 मिनट शांति से सुन लीजिए। जहां तक सवाल है विधायकों का, मैंने आपको सिलसिलेवार बताया कि एसपी बुलाता है एमएलए को, मजबूर करता है कि तुम बात करो भाजपा में, तुमको 15 करोड़ रुपए मिलेगा। और कौन सा एसपी जो जमानत पे आया हुआ है, जिसको सेवा विस्तार दिया है? आप यहां तक देख ले कि जिस बंगलौर में रखा गया था वहां तक आप इनकम टैक्स की रेट कर रहे हो। और उनके बारे में क्या राय है, आज की घटना बता रहा हूं। आज की छत्तीसगढ़ की विधानसभा में 16 कांग्रेस के एमएलए बाहर निकाल दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए कि इसलिए ब्रजमोहन अग्रवाल इनके वित्त मंत्री हैं। उन्होंने 250 एकड़ जमीन वन विभाग की कब्जा कर रखी, जिसपे आज मेरी नोटिस थी राज्यसभा में। उनके बारे में भी कुछ बता दें, उनके ऊपर बता दें। आप पर हो तो सब गलत, दूसरे पे हो तो सब सही। छत्तीसगढ़ में ईडी और सीबीआई कदम रखने वाली प्रमोद जी आप बस वक्त इतना ही था, लेकिन ऐसी चर्चाओं से अच्छा ये होता है, ये निकलता है कि जो पब्लिक की जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो बार बार रिफ्रेश होती रहती है कि कौन सी पार्टी के कौन से नेता के ऊपर कौन से भ्रष्टाचार का इल्जाम है, उस पर जो है कार्रवाई कौन सी स्टेज तक पहुंची है, सरकार अपने कमियों पर भी कोई कार्रवाई कर रही है, केवल विरोधियों की करप्शन पर ही कार्रवाई कर रही है, ये सब बातें सामने आ जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को मैं करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि हमारी एजेंसियों का जो ये रुख है सबके लिए एक सा होगा, न कि आज की सरकार के दौर में, आज के निजाम में किसी एक और झुका हुआ।